हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे कि हमने पार्ट 1 में, है ना, इसका पार्ट 1 बन चुका है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए थे जो एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, उन आर्टिकल्स को कवर किया था। उसी प्रकार से उसी के आगे का कंटिन्यू ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले का जो पार्ट 1 है उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मूल कर्तव्य, है ना। जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस में आते हैं? आर्टिकल नंबर 51A में। आर्टिकल नंबर 61, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61। ठीक है। आर्टिकल नंबर 72, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैर्डन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, यानी अगर हिंदी में देखें तो क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अब इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि जैसे कई बार क्या होता है, जिनको मृत्यु दंड में मिल जाता है उनकी सजा को आगे बढ़ाना या माफ करना, ये सब चीज़ें किसके हाथ में है? ये पावर, एक शक्ति रहती है किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल नंबर 72। ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या आता है? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैर्डन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। चलिए आर्टिकल नंबर 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 74 के। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल नंबर 76 में क्या आता है? भारत का महान्यायवादी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 76। यानी कि आर्टिकल नंबर 76 क्या कहता है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 78, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। आर्टिकल नंबर 78 में आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है। ये काय में आते हैं? आर्टिकल नंबर 78 में। आर्टिकल नंबर 110, अनुच्छेद 110 में क्या आता है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड हुआ है हिंदी में। धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है। यानी मनी बिल, जो मनी बिल पास होता है उसकी जो परिभाषा है वो कौन सा आर्टिकल में आता है? 110 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 112, अनुच्छेद 112 में आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वो कौन सा आर्टिकल में आता है? 112 में। आर्टिकल नंबर 123, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? अगर सत्र चालू नहीं हुआ है ना, अगर सत्र चालू नहीं हुआ है उसके बावजूद अगर राष्ट्रपति को कोई अगर बिल है या फिर कोई भी ऑर्डर है वो जारी करना है, अध्यादेश जारी करना है, तो ये प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, एक शक्ति होती है कि वो जारी कर सकते हैं। ठीक है। चाहे सत्र चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। ठीक है। सत्र की शुरुआत का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी ये पावर यूज़ करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 143, 143 अनुच्छेद में क्या आता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। इसमें हिंदी में देखते हैं उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ये शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से बातचीत यानी सजेस्ट एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 143 में। आगे बात करें आर्टिकल नंबर 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
हिंदी में बात करें अगर तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। यानी अगर डायरेक्ट पूछा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा है कि भारत के होने चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। आर्टिकल नंबर 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी 148 में तो क्या है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। 149 में है उनकी पावर और जो ड्यूटीज है वो 149 में है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल नंबर 155 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अभी हमने हाल ही में लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स की वीडियोस भी बनाए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि करंट के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उनके नाम मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 155 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। यानी कि क्या, जैसे हमने राष्ट्रपति के लिए बात करी थी कि राष्ट्रपति के पास में पावर होती है किसी भी जो दंड मिला है किसी को, उसको पूरी तरीके से रद्द करने का, माफ़ करने का सज़ा, है ना, या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए। वैसे ही आर्टिकल नंबर 161 में पावर किसके पास है, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। आर्टिकल नंबर 163 की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर राष्ट्रपति के उसके लिए थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो उनको एडवाइस, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद कौन से आर्टिकल 74 में था, उसी प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल नंबर 163 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो राज्यपाल को सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होना चाहिए, अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य में क्या होना चाहिए, एक महाधिवक्ता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें एक चीज़ होती है याद करने का तरीका, जैसे हमने अभी देखा आर्टिकल 72, ठीक है, इसमें था प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास ही पावर रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 74 आर्टिकल क्या होता है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति को सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे 163 आर्टिकल में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो किसको एडवाइस दे सकते हैं, गवर्नर को। आर्टिकल नंबर 76 में था, तो फ्रेंड 76 में क्या था, अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। यहाँ पे 165 आर्टिकल में क्या कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल होना चाहिए, स्टेट के, राज्य के एडवोकेट जनरल होना चाहिए, यानी कि कौन, महाधिवक्ता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए सेम वही पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी एक आर्टिकल छोड़ के 74 फिर 76 है ना, और यहाँ पे भी वही बात, 161 में पावर गवर्नर के पास है, फिर 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट कर सकते हैं, और 165 में यहाँ एडवोकेट जनरल होना चाहिए स्टेट का। तो ये इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, तो याद रखने में आसानी होगी। 72 में जो पावर प्रेसिडेंट के पास है वही पावर 161 में गवर्नर के पास है। फिर आर्टिकल 74 में जो प्रेसिडेंट के लिए बात कही गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकते हैं, वही बात गवर्नर के लिए 163 आर्टिकल में है। फिर 76 आर्टिकल में जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के लिए बात है, वही 165 में एडवोकेट जनरल के लिए बात है। तो फ्रेंड्स ये इससे ये आर्टिकल्स ऐसे भी याद रखे जा सकते हैं जिससे आसानी रहे। चलिए आगे बात करते हैं फिर फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर एक्सेट्रा। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है, जो भी जानकारी राज्यपाल को देनी है मुख्यमंत्री के द्वारा, उनका जो कर्तव्य है मुख्यमंत्री का, वो किस में आता है, आर्टिकल नंबर 167 में। आर्टिकल नंबर 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट क्या होता है? राज्यों के विधानमंडलों का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट यानी क्या होता है? राज्यों के विधानमंडलों का गठन। आर्टिकल नंबर 169 एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट यानी कि राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा विघटन। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए थे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट होता है, लेजिस्लेचर इन द स्टेट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? विधान मंडल। ठीक है, और ऐसे ही अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछें तो ये क्या होती है? विधान परिषद। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे है आर्टिकल नंबर 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे क्या आ गया? लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे काउंसिल की, तो ये परिषद था, लेकिन फिर उसके बाद अब क्या है? असेंबली यानी कि सभा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी में इनके अर्थ अलग होते हैं। आर्टिकल नंबर 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट यानी कि विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल नंबर 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो गया? विधान परिषद। ठीक है, तो आर्टिकल 171 क्या हो जाएगा? विधान परिषदों की संरचना। आर्टिकल नंबर 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि यानी उनका ड्यूरेशन कब तक का रहेगा, ये आर्टिकल नंबर 172 में आता है। आर्टिकल नंबर 173 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अर्हता क्या होता है? क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 173 में। आर्टिकल नंबर 174 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोपोगेशन एंड डिसॉल्यूशन यानी कि राज्य के विधानमंडल के सत्र, 17वां आसन और विघटन, ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 174 में। आर्टिकल नंबर 178 की बात करें, स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गया? विधानसभा। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। स्पीकर कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 178 में। फिर आगे बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 194 पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल यानी कि विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि। जो विधानमंडल के सदन हैं उनके जितने भी पावर्स हैं ना, उनके सदस्यों की और समितियों की जितने भी पावर्स हैं या स्पेशल राइट्स हैं, वो किस में आते हैं? आर्टिकल नंबर 194 में। आर्टिकल नंबर 200, ठीक है, 200 जो अनुच्छेद नंबर 200 है उसमें क्या आता है? असेंट टू बिल्स बाय द गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। इसको अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है? विधेयक पर अनुमति। ठीक है, जो विधेयक होते हैं, विधेयकों पर अनुमति, जो बिल्स होते हैं उन पर अनुमति देने का अधिकार जो रहता है वो किस में आता है? आर्टिकल नंबर 200 में। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब हम जो बचे हुए और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो हैं उसका वीडियो लिंक भी मैं प्रोवाइड करूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्टडी के साथ साथ हम रिक्रूटमेंट के वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं। जब भी कोई वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आता है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। और आपने इस वीडियो का आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपकी कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।